अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और ये 18वां लेक्चर है फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी की तरफ से। और आज हम आपसे बात करेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे। यानी इंग्लिश ज़बान में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, लिखने में भी तकरीबन एक जैसे होते हैं, मामूली सी स्पेलिंग का फ़र्क होता है, लेकिन उनके मीनिंग अक्सर काफ़ी फ़र्क होते हैं। कभी कभी नज़दीकी मतलब भी होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि कब कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का हमारा लेक्चर है कि इंग्लिश में वो वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाए। तो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला जो पेयर है वर्ड्स का जो कन्फ्यूज़न पैदा करता है, उसमें से एक है लूज़, लूज़ और लूज़। अब ये दोनों के मतलब और प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग का फ़र्क देखेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है लूज़। अब आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि इसमें ज़ का इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा जो है लूज़, इसमें स का इस्तेमाल हुआ है। यानी एक में आपको जेड की आवाज़ निकालनी है और एक में एस की आवाज़ निकालनी है। तो जो सिंगल ओ वाला है उसमें आपको जेड की आवाज़ निकालनी है, जिसको कहना है कि लूज़। और जो डबल ओ के साथ में है उसमें आपको एस की आवाज़ निकालनी है और कहना है लूज़। यहाँ पे जो ओ है, चाहे सिंगल हो या डबल, दोनों में ओ खींच के ही पढ़ा जाएगा, ऊ की आवाज़ निकलेगी, लेकिन जो फ़र्क जो होगा वो जेड और एस में होगा। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो लूज़, इसकी मीनिंग है टू नॉट विन, यानी हार जाना, मैच हार जाना, कोई चीज़ हार जाना, उसको कहते हैं लूज़। यानी या फिर कोई चीज़ खो देना, जैसे आप अगर आपका बटुआ खो गया, पर्स खो गया, तो आप कहेंगे लूज़। और दूसरा जो है लूज़, ये होता है नॉट टाइट, यानी ढीला ढाला, कोई चीज़ ढीली ढाली हो तो उसको आप कहेंगे लूज़। ओके। अब इसकी एग्जांपल देके और कुछ और बेहतर तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो लूज़ की एग्जांपल है कि आई डोंट वांट टू लूज़ इन फुटबॉल मैच, यानी मैं फ़ुटबॉल मैच में हारना नहीं चाहता। और लूज़ की एग्जांपल है माई टी शर्ट इज़ वेरी लूज़, यानी मेरी टी शर्ट बहुत ढीली ढाली है। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा देखेंगे एडवाइस एंड एडवाइज़। तो इसमें जो पहले सबसे पहले देखते हैं हम प्रोनाउंसिएशन। पहला है एडवाइस, तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे एडवाइस, स के साथ में, एस के साथ में। और एडवाइस जो है उसमें आप जेड का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि पिछले वाले में एस और जेड का फ़र्क था, वही यहाँ पे भी है। और एडवाइस या एडवाइस नहीं कहना है, अड की आवाज़ निकलती है हल्का सा, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस नहीं एडवाइस। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है, सही प्रोनाउंसिएशन करना है आपको। उसकी मीनिंग क्या है? एडवाइस का मतलब होता है रिकमेंडेशन, यानी मशवरा। और एडवाइस का मतलब होता है मशवरा देना, टू रिकमेंड। इसकी एग्जांपल, एडवाइस की एग्जांपल है आई नीड योर एडवाइस, यानी मुझको तुम्हारा मशवरा चाहिए। और एडवाइस की एग्जांपल है आई एडवाइज़ यू टू इन्वेस्ट योर मनी केयरफुली, यानी मैं तुमको मशवरा देता हूँ कि अपने पैसे सोच समझकर कहीं लगाओ। तो फ़र्क समझ में आ गया? फ़र्क ज़्यादा नहीं है। एडवाइस का मतलब मशवरा होता है, और जब वो मशवरा दिया जाए, यानी जब फेल का सूरत इख्तियार कर ले, जब नाउन की सूरत में होगा तो एडवाइस रहेगा। और एडवाइस यानी जब फेल की सूरत में इख्तियार कर जाए तो उसको मशवरा देना, यानी जब वो फेल किया जाए तो वो मशवरा देना यानी एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, ये दो दो पेयर हो गए। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो दोनों हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल एक एक जैसा है। आप कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दोनों कह सकते हैं, तो बोलने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शाइस्ता अंदाज में तारीफ़ करना, यानी ए पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज़, यानी किसी की तारीफ़ करना अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में, शाइस्तगी के साथ में है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो दूसरा है ई के साथ में, फ़र्क यहाँ पर आई और ई का है। एक कॉम्प्लीमेंट ई के साथ में है और एक कॉम्प्लीमेंट आई के साथ, ई और आई, एक आई के साथ में है और एक ई के साथ में है। तो जो कॉम्प्लीमेंट आई के साथ में है उसका मतलब होता है शाइस्ता अंदाज में तारीफ़ करना, और जो कॉम्प्लीमेंट ई के साथ में होता है तो उसका मतलब होता है टू कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा फीचर्स टू सम वन और समथिंग इन सच अ वे एज टू इम्प्रूव देयर क्वालिटीज़। यहाँ पे और जो है डेफिनेशन में वो गलत लग गया है, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटीज़। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लीमेंट ई के साथ वाला? जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की खूबियों में इजाफा करती है, उसको मुकम्मल करती है, तो आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ई के साथ वाला। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल आई के साथ वाला, इसका एग्जांपल है कि आई कॉम्प्लीमेंटेड माई फ्रेंड
ऑन हिज ब्यूटीफुल जैकेट, यानी मैंने अपने दोस्त के खूबसूरत जैकेट की तारीफ़ की। और कॉम्प्लीमेंट जो कि ई के साथ में उसकी एग्जांपल है, हिज ब्लैक पैंट्स कॉम्प्लीमेंटेड हिज वाइट शर्ट, यानी उसका काला पैंट उसकी सफ़ेद शर्ट को मुकम्मल कर रहा था या उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है ई के साथ वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चौथा है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसा प्रोनाउंस किया जाता है। दोनों प्रिंसिपल प्रिंसिपल कहा जाता है, लेकिन मीनिंग में फ़र्क है काफ़ी। प्रिंसिपल जो एक साथ होता है उसका मतलब होता है सदर मुदर्रिस, जो किसी इदारे का सरबरा होता है, या जो हेडमास्टर जिसको आप कहते हैं हेड ऑफ ए स्कूल। और दूसरा प्रिंसिपल का एक मीनिंग होता है कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो, उसको भी आप कहते हैं प्रिंसिपल। यानी आप कहेंगे कि द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द प्रिंसिपल रीज़न दैट वाई आई एम गोइंग टू बॉम्बे इज़ टू टेस्ट द स्ट्रीट फूड, यानी बॉम्बे जाने की जो मेन वजह ये है कि मैं वहाँ के सड़क के खाने को सड़क के खाने खाना चाहता हूँ। तो ये कोई बहुत अहम चीज़ जो होती है उसको भी प्रिंसिपल कहते हैं, और किसी इदारे स्कूल का सरबराह जो होता है उसको भी प्रिंसिपल कहते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल जिसके आखिर में ई आता है उसका मतलब होता है उसूल, इंग्लिश में फॉर्मली हेल्ड बिलीफ और आइडियल, यानी उसूल जो होते हैं उनको प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि ई के साथ में आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिंसिपल जो ए के साथ में होता है उसकी एग्जांपल ये है, हामिद वॉज कॉल्ड इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस, यानी हामिद को सदर मुदर्रिस के ऑफिस में बुलाया गया। और प्रिंसिपल जो ई के साथ में है उसका एग्जांपल ये है, ही वाज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी वो अपने उसूलों का पक्का था। ठीक है, आखिरी का पेयर आती है देन एंड देन। आज हम 5 देखेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड, इसके बाद आगे और देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ 5 देखेंगे ताकि वो चीज़ें आपको दिमाग में रहें। तो इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फ़र्क है, देन और देन, हालांकि बहुत मामूली सा फ़र्क है। अगर आप देन को भी और देन कभी कभी आप सुनेंगे तो कोई फ़र्क नहीं भी महसूस होगा, लेकिन देन पे थोड़ा सा स्ट्रेस है। जो ए के साथ देन है उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेस करके पढ़ेंगे देन, और देन जो है उसमें वो स्ट्रेस नहीं देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि दाल के ऊपर एक ज़बर बना हुआ है, तो देन जो है ए के साथ में उसको देन पढ़ेंगे, और देन जिसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा ज़ेर के साथ में पढ़ेंगे, लेकिन ज़ेर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला नहीं, गहरा नहीं, सिर्फ देन। तो एक मामूली सा फ़र्क इनके प्रोनाउंसिएशन में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन हल्का सा फ़र्क है। ये मीनिंग क्या होती है इन दोनों की, देन जो ए के साथ है उसका मतलब होता है किसी चीज़ के जब मुकाबले आप कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ का मुकाबला करते हैं, तो वो दोनों पार्ट जिनका मुकाबला कर रहे हैं उनके बीच में ये जो देन आता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये यूज्ड टू लिंक टू पार्ट्स ऑफ ए कंपेरिजन। और देन जो होता है ई के साथ वाला उसका ये वक्त बताता है, यानी एट दैट टाइम, आफ्टर दैट, यानी तब, उस वक्त, उसके बाद, ये सब चीज़ें बताता है देन। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे। देन की एग्जाम्पल जो ए के साथ है उसकी एग्जाम्पल है, ब्लू इज़ बेटर कलर देन वाइट, यानी नीला रंग सफ़ेद के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। और देन जो कि ई के साथ है इसकी एग्जांपल है, आई प्लेड फुटबॉल एंड देन आई टुक शावर, यानी मैं फ़ुटबॉल खेला और उसके बाद नहाया। तो ये फ़र्क समझ लीजिए, एक कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है देन ए के साथ वाला, और एक वक्त बताता है ई के साथ वाला देन। तो ये था आज का लेक्चर, और ख़त्म होने से पहले आज का क्विज़। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो चुन के मुझको पर्सनल पे मैसेज करना है रात के 12 बजे से पहले। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जब आप जवाब भेज रहे हो तो अपना नाम और अपना प्रोफेशन भी ज़रूर लिखें, ताकि मुझको कुरानदाजी करने में आसानी हो, क्योंकि मेरे पास सबका नंबर सेव नहीं है। तो जब भी आप जवाब भेजें तो अपना नाम और प्रोफेशन ज़रूर भेजें साथ में। तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, यानी दर्ज झेल में से, या ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका होना ये चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट। तो इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इनकरेक्ट नहीं है, इसमें से 3 जो है इनकरेक्ट ही हैं, सिर्फ एक करेक्ट है। तो आपको करेक्ट वाला बताना है, इनकरेक्ट वाला नहीं बताना है। 3 जो है वो इनकरेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, जो लिखा है उस पर मत जाइए, गलत लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 जो है गलत हैं और एक जुमला सिर्फ सही है। तो जो सही जुमला है उसका नंबर मुझको भेजना है। तो पहला जुमला है, ही वेंट टू मुंबई एंड देन वेंट टू हैदराबाद। दूसरा जुमला है, कोच गिव कॉम्प्लीमेंट टू आवर टीम फॉर प्लेइंग वेल। तीसरा जुमला है, आई एडवाइज्ड हिम टू नॉट टू टेक रिस्क। और चौथा जुमला है, द प्रिंसिपल वाज वेरी एंग्री ऑन स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान रखना है प्लीज़ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है, इन चारों में से एक ही करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट वाले हैं वो नहीं भेजने हैं मुझको, जो करेक्ट है चारों में से एक ही करेक्ट है वो भेजना है, जो भी नंबर है जिसको जो करेक्ट है, और 3 जो है गलत है। तो जो सही जुमला है सिर्फ उस सही जुमले का नंबर मुझको भेजना है।
जो लिखा है उस पर थोड़ा समझ आइए, वो गलती हो गई है, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लिखना चाहिए था। ठीक है, तो रात के 12 बजे से पहले मुझको इसका जवाब भेज दीजिए। इंशाल्लाह जो भी जीतेगा कल उसका नाम निकाल के बताया जाएगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।